क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पाठ 18 कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक मतलब केस। केस यानी कि जब हमें किसी भी वाक्य के अंदर संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताना होता है अन्य शब्दों के साथ, तो हम उस वाक्य के अंदर बहुत सारे परसर्गों का प्रयोग करते हैं या विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उसको कारक कहते हैं। जैसे आपने देखा है, रोहन 8वीं कक्षा छात्र है। उस कमीज चूहे कुतर दी, उस दीदी उस उपहार दिया, रोहन रेल दिल्ली गया है। हमारे पास बहुत सारे शब्द तो हैं, लेकिन इन शब्दों का सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर कारक चिन्हों का या परसर्गों का लोप है या कमी है, वो है नहीं यहाँ पर। इसके कारण ये वाक्य जो है अधूरे हैं। रोहन 8वीं कक्षा का छात्र है। उसकी कमीज चूहे ने कुतर दी, उसकी दीदी ने उसको उपहार दिया, रोहन रेल से दिल्ली गया। यहाँ पर का, ने, से, ने, ये सब जो है आपका कारक परसर्ग है। इनके द्वारा ही वाक्य के अंदर सार्थकता आती है और वाक्य पूर्ण लगता है। व्याख्या के रूप में अगर इसे देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, संज्ञा सर्वनाम का यह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ स्पष्ट हो, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे कि गीता ने सुधा को पुस्तक दी। गीता ने सुधा को पुस्तक दी। किसने दी? गीता ने। किसको दी? सुधा को। क्या दिया? पुस्तक दी। तो इन सारे शब्दों को जोड़ने के लिए ने और को का प्रयोग किया। हम कहते हैं गीता सुधा पुस्तक दी। समझ में नहीं आया किसने किसको दी? रमेश कलम से लिखता है। जो से है यहाँ पर सर्ग है। मैं खाना खा रहा हूँ। कौन खाना खा रहा है? मैं। क्या खा रहा है? खाना। तो यही सब प्रसर्ग कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन। कर्ता कारक में चिन्ह में ने का प्रयोग होता है। यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है, संज्ञा प्रधान होती है। जहाँ पर कहा जाता है कि कर्ता कार्य कर रहा है, हम वाक्य से पता चल जाता है कि जैसे कि हम ये कहें कि रोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ रहा है, लेकिन कौन? रोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कारक आ जाएगा। जैसे कि राम पढ़ता है, रोहन हंसता है। पढ़ने वाला कौन है? राम है। हंसने वाला कौन है? मोहन है। तो यहाँ पर कर्ता कारक आएगा। इसका प्रसर्ग चिन्ह क्या है? ने। आपने पहले भी पढ़ा होगा। ऐसे ही यहाँ पर बेटा कर्ता के चिन्ह का प्रयोग साधारणतः हम कई प्रकार से करते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। जैसे कि सामान्य भूतकाल हो, मैंने पुस्तक पढ़ी, अभी अभी हुआ है। पूर्ण भूत, मैंने पुस्तक पढ़ी थी। सामान्य भूत यानी अभी भी काम कंप्लीट हुआ है, मैंने पुस्तक पढ़ी। लेकिन पूर्ण तरीके से मैंने पुस्तक पढ़ी थी यानी कि पहले कभी पढ़ी थी, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले। आसन भूत, जब काम पूरा हो रहा होता है, मैंने पुस्तक पढ़ी है। संदिग्ध भूत, कुछ संदेह है। संदिग्ध से आपको पता चल रहा होगा कुछ संदेह है, जैसे कि मैंने पुस्तक पढ़ी होगी, शायद मैंने पढ़ी होगी, कुछ याद नहीं है, संदेह है, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। ठीक है। कर्म कारक, जहाँ पर कर्म कर्ता से जुड़ा होता है, यानी कि कर्ता की क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है कि वो कार्य क्या कर रहा है, वहां पर कर्म कारक होता है। कर्ता ने कर्म को चिन्ह परसर्ग चिन्ह कहलाता है, विभक्ति कहलाता है। जैसे राम ने सीता को पुस्तक दी, तो उसने कर्म किया। राम ने सीता को पुस्तक दी। कर्ता कारक अगर देखेंगे तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे राम ने, और अगर हम कर्म कारक को अंडरलाइन करना है तो हम करेंगे सीता को। ठीक है। ऐसे ही मैंने खाना खाया, मैंने एक सांप देखा, तो को के साथ कर्म रहने पर क्रिया सीधा पुल्लिंग वचन कहलाती है। ऐसे ही करण कारक है। करण कारक का मतलब होता है से, यानी कि जो क्रिया के संदिग्ध में साधन के रूप में काम आए, उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे कि जब हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी किसके द्वारा वो प्राप्त किया, किसके द्वारा वो काम किया गया, उसको हम से कहते हैं।
उसने कलम से लिखा। लिखा लेकिन किससे? कलम से। अगर कलम नहीं होती तो वो लिख नहीं पाता। तो किसके द्वारा वो काम पूरा हुआ? माँ ने पिज़्ज़ा बनाया। माँ ने पिज़्ज़ा बनाया। इस वाक्य के अंदर हमें ये पता नहीं चल रहा है कि किसके द्वारा पिज़्ज़ा बनाया। माँ ने बनाया, कर्ता कारक हो गया। क्या बनाया? पिज़्ज़ा बनाया, ये कर्म हो गया, लेकिन करण नहीं है। माँ ने ओवन में पिज़्ज़ा बनाया, तो यहाँ पर करण हो गया। किसके अंदर बनाया? ओवन में बनाया। किसके द्वारा बनाया गया? ओवन के द्वारा बनाया गया। इस तरीके से आप खाली बुकिश लैंग्वेज को ना पढ़ के अपने थोड़े से सेंटेंस अलग भी बनाइए, समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हम उसे अलग कर सकते हैं। जैसे करण कारक से चिन्ह का प्रयोग निम्न अवस्थाओं में भी होता है, जैसे पेंसिल से चित्र बनाया गया, बच्चा खिलौने से खेलता है। कर्म व भाववाच्य में वो द्वारा हो जाता है काम, जैसे उसने रोटी खाई नहीं जाती। प्रेरित करता में मैं ड्राइवर से गाड़ी चलवाता हूँ, प्रेरणा देना। कर्म के द्वारा वह तुमसे कुछ पूछता है। क्रिया करने पर वह धीरे से बोलता है। इस तरीके से आप इसको अलग अलग विभाजित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर शिक्षक छात्रों से पुस्तक पढ़वाते हैं और छोटा सा कार्य है, उनसे पढ़वाते हैं, लेकिन छात्रों के द्वारा वो काम पूर्ण किया जाता है। संप्रदाय का मतलब होता है के लिए, जैसे के लिए कुछ किया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए, उसे संप्रदाय कहते हैं। राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, तो यहाँ पर संप्रदाय हो गया ब्राह्मण को के लिए, क्योंकि गाय उसे दी गई है, इसी कारण यहाँ पर संप्रदाय है। मोहन अपने भाई हरि के लिए आम लाया। किसके लिए लाया? हरि के लिए। यानी जब किसी को कोई चीज़ दी जाती है, उसके लिए कोई कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर संप्रदाय कारक होता है। अपादान कारक का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग हो जाना। यहाँ पर भी से है। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं करण और अपादान में। अपादान में से का प्रयोग होता है, करण में भी से का प्रयोग होता है। इसमें अंतर ये होता है कि अपादान में वो चीज़ उससे अलग हो जाती है। बच्चा पलंग से गिर गया। अब ये कहूँ बच्चा पलंग से गिर गया, आपको कोई करण कारक कैसे? करण कि द्वारा थोड़ी ना हुआ है। यहाँ पर बच्चा पलंग से अलग हो गया, गिर गया, अलग हो जाना किसी चीज़ से, वो आपका अपादान कारक कहलाता है। जैसे कि पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं। पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं, तो पत्तियाँ जो हैं पेड़ से अलग हो गई, ये यहाँ पर अपादान कारक कहलाता है। संबंध कारक किसी भी चीज़ का संबंध बताना, कर्ता के साथ, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ, विशेषण के साथ। तो काके की, रारेरी, गागे की, इस तरीके से हम बहुत सारे प्रसंगों का प्रयोग करके संबंध कारक बताते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, उसका लड़का आ रहा है, शाम के दांत चमकदार हैं। उसका लड़का आ रहा है, उस और का संबंध है किसी का। हम अगर किसी को संबोधित करने के लिए कहें तो उसका लड़का आ रहा है, तो उसका में और लड़के में दोनों में संबंध है। समझ में आ गया? शाम के दांत चमकदार हैं। दांत और शाम में अंतर है, क्योंकि दांत जो है वो शाम के हैं। ये इसका संबंध कारक कहलाता है। अधिकरण कारक, अधिकरण का मतलब होता है जब क्रिया के आधार पर ज्ञान होता है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। कुआ पेड़ पर बैठा है, में और पर। बच्चा कमरे में लिख रहा है, या बच्चा कमरे में पढ़ रहा है, यह अधिकरण कारक हो गया। उसके अंदर बैठा है, उसके ऊपर बैठा है, या उसके अंदर काम कर रहा है, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अब उसके बाद 8वां आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक का अर्थ ये होता है जहाँ पर हे और अरे का प्रयोग करते हैं। जब हम संबोधित करने के लिए कारक का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हे और अरे का प्रयोग होता है, और इसके साथ हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी करते हैं, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि हे भगवान, ये क्या हो गया। और जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं या विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हमें 1 सेकंड का विराम देना होता है। विराम यानी कि हमें वहाँ पर रुकना होता है, उसको हम संबोधन कारक कहते हैं। मोहन, तुम कहाँ गए थे। अब आप ये कहेंगे मैडम इसके अंदर तो अरे और है ही नहीं। कोई बात नहीं, कई बार हम किसी को नाम लेते हुए 2 मिनट रुक जाते हैं, फिर हम उसको आगे का वाक्य पूरा करते हैं। मोहन
तुम कहाँ गए थे या तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये भी आपका संबोधन में ही जाएगा। अगर आपको लेसन के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएंगे और मेरे साथ डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए।